हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग में गुणांक क्या रहेगा, किस आधार पर जनरल का 56, ओबीसी का 54 और एससी का 50 लिखा गया है। कुछ अभ्यर्थी बार बार सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन सबसे पहले कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, गुणांक के लिए मैसेज करते हैं कि सर क्या गुणांक क्या रहेगा। तो मेरे भाई 22,000 सीटें जुड़ने पर 22,000 सीटें जुड़ने पर गुणांक के ये आधार है, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ अभ्यर्थियों को ये है कि सर अगर फोर्थ काउंसलिंग में 22,000 सीटें नहीं जुड़ी, फोर्थ काउंसलिंग में यदि 22,000 सीटें ऐड नहीं जुड़ी और बाद में जुड़ी, तो फिलहाल क्या आधार है, किस आधार पर मेरिट बनेगी। तो मैं उनसे ये कह दूं कि देखिए, जो सीटें बच गई हैं आप उसमें ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी जो मेरिट है वो दोबारा कैटेगराइज होगी। आप समझ लिए इस बात का मतलब, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी सीटें बची 8,000 फोर्थ काउंसलिंग के लिए, तो आप ये ना सोचें कि ये जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में और एससी में ये सीटें दोबारा बटेंगी। एक्चुअली है क्या कि जो पहले जो हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ कि कुछ अभ्यर्थियों ने फोर्थ काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब जब फोर्थ काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों ने हिस्सा नहीं लिया तो उनकी वैकेंट सीटें फोर्थ काउंसलिंग में अभ्यर्थियों ने जिन्होंने भाग नहीं लिया है उनकी खाली सीटें हैं ये। मतलब या तो उनका कहीं एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, या उन्होंने कहीं दरोगा भर्ती ज्वाइन कर ली, या किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए, या वो उन्हें नौकरी मतलब करनी नहीं है, या वो पहले से ही 68,500 के अभ्यर्थी थे बहुत सारे, सरकार ने एनओसी को वैलिड नहीं किया तो वो अभ्यर्थी वहाँ पर रुक गए। तो किसी ना किसी वजह। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी खाली सीटों पर होगा क्या। तो मेरे भाई उनकी खाली सीटों पर ये होगा कि फोर्थ काउंसलिंग में जो गुणांक बनेगा, मान लीजिए जनरल कैटेगरी के बच्चे सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहे, ओबीसी के उससे कम एब्सेंट रहे और एससी के सबसे कम एब्सेंट रहे। वैसे सबसे ज़्यादा जो एब्सेंट रहे हैं वो एससी कैटेगरी के रहे हैं, आप मेरिट को देख सकते हैं उठाकर। तो इसका मतलब यह है कि एससी कैटेगरी में सबसे नीचे लिस्ट गिरेगी। पहले जो एससी की 61.7 पर थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहले जो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट थी पहले वो कितने पर थी, वो थी 61.7 पर, उसकी सॉरी एससी कैटेगरी की लिस्ट। अब एससी की 61.7 पर थी, तो एससी की लिस्ट कम से कम भी 59 पर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एससी की सीट सबसे ज़्यादा वैकेंट रहेगी, खाली रहेगी। अभ्यर्थी को कहीं और सिलेक्शन हो गया, और अभ्यर्थियों का जब कहीं और सिलेक्शन हुआ उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करी, तो फोर्थ काउंसलिंग में जो सीटें बच रही हैं वो एससी कैटेगरी की काफ़ी मेरिट। क्योंकि अच्छा, इसका एक आधार और भी है। वैसे तो सबसे ज़्यादा सीटें जनरल की खाली हैं, पर एससी की मेरिट क्यों गिरेगी? क्योंकि एससी के नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्शन के लिए रह गए हैं वो तो हैं कम, और सीटें हैं ज़्यादा। उस आधार पर मेरिट को नीचे गिरना है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, किसी अभ्यर्थी का ने मान लीजिए कोई ऐसा जिला भरा जहाँ पर सीटें ज़्यादा थीं। अब जहाँ पर सीटें ज़्यादा थी तो सीधी सी बात है, जिसका पहला जिला मान लो लखीमपुर खीरी भरा या कुशीनगर भरा, है ना, या कोई ऐसा जिला भर दिया जहाँ पर सीटें बहुत सारी हैं, तो उस कैटेगरी में जो एससी की लिस्ट है वो ज़्यादा नीचे गिरेगी। आ रही बात समझ में आपको? मतलब क्योंकि वहाँ पर एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं, वैकेंट वहाँ पर सीट, वहाँ फोर्थ काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा, उस ज़िले में एससी की कैटेगरी सबसे ज़्यादा सीट खाली है, तो उस ज़िले में अगर किसी ने पहला ज़िला अपना उसको वरीयता दी है तो उस ज़िले में सबसे ज़्यादा नीचे मेरिट जाएगी। अच्छा, जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे अभ्यर्थी, जैसे कि सूत्रों के माध्यम से आपको पता लग रहा होगा कि लगभग जनरल की 4215 की सीट समथिंग खाली हैं। तो जनरल की जो सीटें खाली हैं, देखिए ये एक संभावना है, कोई आदमी इस पर अपना जो है वक्तव्य पेश ना करे। कमेंट बॉक्स में कई बार महान ज्ञानी आ जाते हैं, तो ये जो है दूर रहे इन चीज़ों से। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ओबीसी की जो जनरल की जो सीट है वो 4200 कुछ बताई जा रही थी। तो अब किसी बच्चे ने कहीं ऐसा जिला पहला भरा है जहां पर जनरल की सीटें खाली हैं ज़्यादा, तो वहां पर जनरल की मेरिट सबसे नीचे गिरेगी। आप समझ लिए उस बात को, ओबीसी की और एससी की हो सकता है इतनी ना गिरे। तो और कहीं ओबीसी की सीटें खाली हैं ज़्यादा, तो वहाँ ओबीसी की मेरिट नीचे गिरेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से। अच्छा, दूसरा, ये सीटें उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेंगी जिस कैटेगरी की हैं, इनमें दोबारा से आरक्षण नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार की जो 69,000 प्रणाली, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आधार है वो डगमगा जाएगा। मान लीजिए सरकार ने 69,000 भर्ती निकाली, अब 69,000 भर्ती में सरकार ने
पीएच कैटेगरी को और आपका एससी कैटेगरी को, अपना ओबीसी कैटेगरी को और जनरल को सरकार ने कैटेगराइज करा और सबको 50% में जनरल कैटेगरी और 50% में ये सब, और इनमें से कोई मेरिट को ओवरलैप करता है तो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। अनरिजर्व अनारक्षित सीट हम इसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 50-50% का रेशो होता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सरकार जो है फोर्थ काउंसलिंग में सरकार दोबारा से उसको आरक्षण करेगी और उसके हिसाब से मेरिट को लगाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर सीटें खाली बच जाती हैं तो जब सीटें खाली बचती हैं तो ये आधार देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीटें किसकी खाली हैं। तो सरकार अपने आरक्षण प्रणाली जो कि सरकार ने पहले लिस्ट बनाने में लगा दी, जब सरकार ने जो पहली काउंसलिंग कराई थी, दूसरी काउंसलिंग कराई थी, वो उसी आरक्षण के अंतर्गत कराई थी जिसके आधार पर पूरी सीटों का बंटवारा हुआ था। अब जब सरकार फोर्थ काउंसलिंग कराएगी तो सरकार उस बंटवारे को दोबारा से बिगाड़ेगी नहीं। अगर मान लीजिए जनरल का बच्चा सीट छोड़कर गया है तो उसको आकर कोई दूसरा जनरल का बच्चा ही उसको वहां पर भरेगा। अच्छा, इसका आधार क्या रखा जाएगा? इसका आधार ये रखा जाएगा कि जो मेरिट है वो लगेगी तो मेरिट ही, मतलब मेरिट, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे वही भरेंगे। पर सरकार ये भी ध्यान रखेगी कि ये किस कैटेगरी के हिसाब से किस जनपद में कौन सी सीटें खाली हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब जब मेरिट लगेगी तो हो सकता है कोई एससी वाला बच्चा ओबीसी की सीट को ओवरलैप कर दे या वो जनरल कैटेगरी की सीट को ओवरलैप कर दे। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे ने यहाँ पे सीट ओवरलैप कर दी, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सीट जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ने वैकेंट करी है तो सरकार इसको अपनी ही जगह नियुक्ति देकर इस सीट को बचाए रखेगी। इसी को एमआरसी रूल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सरकार को जो पुरानी पद्धति है उसका भी नियम ध्यान रखना है और जो आरक्षण नियमावली ना बिगड़े उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी आधार पर जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी एक नियम है। तो हर नियम का ध्यान रखते हुए अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर जनरल की 56, ओबीसी की 54 और एससी की 50 लिस्ट क्यों जाएगी। देखिए भाई, इसका जो हिसाब है वो 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये डीएम साहब को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा अलग अलग अभ्यर्थी, देखिए ग्राम प्रधान जो है उनको भी लेटर दिया जा रहा है। हर अभ्यर्थी जो है अपने स्तर से काम कर रहा है। और ये शमीम अहमद हैं, ग्राम प्रधान सुल्तानपुर खास, इनको जो है शमीम को इन्होंने दिया है भाइयों ने। अब जो है सरिता भदौरिया हैं सभापति महिला एवं बाल विकास, इनको भी जो है लेटर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ये विधायक हैं हरदोई के श्याम प्रकाश जी को दिया गया है लेटर, तो आप ये ना समझें कि किसी भी तरीके से। देखिए ये महोदय हैं, इनको भी जो है ज्ञापन दिया गया है, करीबी हैं योगी जी के। रंजीत भाई और आपके जो देवनारायण जी हैं इन्होंने ज्ञापन दिया है। यहाँ पर इन्होंने सरकार से ये कहा है कि हम आपको समय दे रहे हैं 8 तारीख से पहले आप फोर्थ काउंसलिंग करा दें, वरना तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये सीधे ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है ना। वो भी सरकार के ऑफिस में जाकर सरकार को ये बातें बोलनी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रही होंगी, पर ये बात कही गई है और सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि 8 तारीख से पहले हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब आगे जो भी होता है वो तो खैर बोलने में और करने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो सरकार जब करेगी तब है। लेकिन मेरे भाई कोई भी काम करा हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा। सबसे पहले आप अपने ग्राम प्रधान को, विधायक को, अपने यहाँ के सांसद को, ठीक है ना, जिसको भी आप अच्छी तरीके से जहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर आप उसमें जाकर 22,000 सीटों के मुद्दे को वहाँ पर उठाइए कि उनके लेटर पैड पर उसको लिखवाइए। लेटर पैड पर लिखवाने के बाद उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स करिए या उसको उनका आपको एड्रेस दिया गया था तो ठीक है ना, उस एड्रेस पर आप वहाँ पर जो है उसको सेंड कर देंगे, स्पीड पोस्ट कर देंगे ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास वो बात। हालांकि गोरखपुर टीम के द्वारा मुख्यमंत्री से मिलने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है, जो कि टीम के मेंबर आपके धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, अजीत भाई हैं और आपका नितेश भाई हैं और भी जो है परिचित लोग उसमें काम कर रहे हैं टीम के। लेकिन जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। कोई भी काम बेकार नहीं जाता, देखिए, है ना। तो लेकिन आपको मेहनत करते रहना है जब तक सफलता ना मिले। सफलता देर से बेशक मिले, लेकिन नौकरी की जब पहली सैलरी आएगी तो ये सारे जो दाग हैं, जो सारे गिले शिकवे हैं ना, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ आप काम को करते रहें तो ज़रूर हमें जो है इसमें सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, कुछ अभ्यर्थी तो बड़े नकारात्मक हैं, या तो वो 68,500 की भर्ती गए, है ना। तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको देखो एक रोचक तथ्य बताता हूँ। अभी हमारी जूनियर टीचर की भर्ती निकली। अब जब जूनियर टीचर की भर्ती निकली तो जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में 50% नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते।
अब गवर्नमेंट ने, जिनकी ग्रेजुएशन में 50% नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने इनको बीएड क्यों कराई? सबसे बड़ी बात है, जब आपने इनको बीएड करवाई थी पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर, मतलब जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है, या तो ग्रेजुएशन में 50% हो, अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप बीएड कर सकते हैं। तो ये नियम फिर जूनियर का भर्ती निकली, उसमें क्यों नहीं है? तो ये एनसीटी के जो बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस है उसका खंडन करता है। अफसर की समानता आर्टिकल 16 का वायलेशन है सीधा सीधा, कि आपने अभ्यर्थी को योग्यता के लिए तो एंट्री दे दी, आपने उसको बीएड तो कराई, लेकिन आपने उसको भर्ती होने से रोक दिया, है ना? आप उसको भर्ती में नहीं बैठने दे रहे, आपने 50% का क्राइटेरिया। यहाँ भी आप ये कहते हैं कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बैठ सकते हैं। तो कितना रोचक बात है। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है ना? जब आप उनके लिए लड़ते हैं तब आप जीतते हैं और तब आप आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे घर बैठे कोई अभ्यर्थी केस कर देगा इसके ऊपर, हमारा भी फॉर्म भर जाएगा। तो आप, हर आदमी यही सोच रहा होगा कोई दूसरा कर देगा, कोई नहीं करता, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है ना? अब ये तो है नहीं कि 22,000 सीटों का केस हमने डाला है तो हम सारे केसों को हम ही फॉलो करेंगे। आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, आज नहीं तो कल सफलता आपके पैरों में होगी। फ्रेंड, बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।